एवरीवन, आज हम न्यू सेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मैंने सारी वीडियोस में ये सारी चीज़ें एक वस्तु की स्थिति में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर 3 के, ठीक है। और अब जो हम लोग करेंगे वो हमारा होगा पार्ट 5। पार्ट 5 में जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि मैं आप लोगों को उपभोक्ता संतुलन की शर्तें कौन कौन सी होती है वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। इसमें जो उपभोक्ता संतुलन की शर्तें होती है इसको कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की शर्तों की व्याख्या करो उपयोगिता की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता नहीं होता तो जो 4th चैप्टर का होता है उसका कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया हुआ है, लेकिन पहले हम ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है, हम इसको कवर कर ले, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें। सबसे पहले कौन सी शर्त है तुम्हारी, MUX, जैसे आप लोगों को पता है मार्जिनल यूटिलिटी X वस्तु PX तुम्हारी प्राइस, ठीक है। वस्तु का जो प्राइस होता है MUY PY, या फिर आप ऐसे भी इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो अब यहाँ से हमारी जो पहली शर्त है इसमें तुम्हारी कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी इस X वस्तु के Y वस्तु से बराबर होगी तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, यदि MUX PX ग्रेटर देन MUY PY तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि वह X की अधिक मात्रा और Y की कम मात्रा खरीद कर कुल उपयोगिता बढ़ा सकता है। इसी प्रकार अगर देखो इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि तुम लोगों को लेस देन और ग्रेटर देन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना। लेस देन और ग्रेटर देन, इधर की साइड हम ग्रेटर देन बोलते हैं, इधर की साइड हम क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। तो अगर ये X वस्तु की ज़्यादा इकाई को खरीद कर रहा है तो इसको किस में कम करना पड़ेगा, Y वस्तु की इकाई में कमी करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में X वस्तु की अधिक मात्रा और Y की कम मात्रा होगा, बिल्कुल होगा। तो उपयोगिता क्या होगी, कुल उपयोगिता बढ़ सकता है। इसकी जो कुल यूटिलिटी होगी वो X वस्तु में बढ़ेगी बट Y वस्तु में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी कंडीशन को अपोजिट कर देती हूँ, अपोजिट का मतलब कि मैं MUX PX इसमें कर देती हूँ MUY और PY, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, Y वस्तु की ज़्यादा खरीद करनी है और X वस्तु की कम। तो संतुलन की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह X की मात्रा Y की अधिक, X की कम और Y की अधिक मात्रा खरीद कर कुल उपयोगिता बढ़ा सकता है। देखो अब नॉर्मल सी बात है भाई, जब आप लोगों को यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि आप X वस्तु की ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको Y की कमी करनी पड़ेगी। उसी कंडीशन को हमने अपोजिट कर दिया। अपोजिट क्या किया कि हमने एक बार हमने X की ज़्यादा वस्तु खरीद की तो Y कम हो रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन Y की वस्तु में कोई चेंज नहीं है। इसी में हमने Y वस्तु में क्या किया, संतुलन की स्थिति की और हमने X वस्तु की कमी कर दी। तो X वस्तु की कमी करने के बाद यूटिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं आएगा। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आएगा, यदि MUX PX इक्वल में MUY PY, इस स्थिति में वह संतुलन प्राप्त करेगा। मतलब ना इसकी ज़्यादा मात्रा खरीद करेगा ना इसकी ज़्यादा मात्रा खरीद करेगा, ठीक है। और वो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में इसको पूरी की पूरी संतुष्टि प्राप्त होगी। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब अगर मैं इसी चीज़ को आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा दूँ, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब है जो आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे ये हमारा है फॉर्मूला MUX लेस देन MUY, मैं यहाँ पे PY कर देती हूँ और यहाँ पे PX कर देती हूँ। देखो इसमें हमने 3/4 डेटा ले लिया, इसमें X की वस्तु है, इसमें 4/में क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे 4/3 होगा, सॉरी
इसमें 4/3 होगा और यहाँ पे आपका 3/4। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे ये वस्तु की ज़्यादा इकाई खरीद कर रहा है, मतलब 3 रुपये में 4 वस्तुएं खरीद कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, बट इसकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ प्राइस ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। तो इसकी असंतुष्टि की स्थिति इसीलिए है। अब इसी टर्म एंड कंडीशन को मैं अपोजिट कर देती हूँ। अपोजिट कैसे कि भाई यहाँ पे तुम्हारी क्या हो गई, 3/4 हो गया और ग्रेटर देन मैं कर देती हूँ इसको 4/3। तो अब इसकी क्वांटिटी बढ़ गई और इसकी क्या हो गई, कम हो गई। यही कंडीशन आपको यहाँ बताई गई है। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसमें समझेंगे कि भाई जो हमारे मार्केट में क्या होती है, हमारे किसी भी वस्तु की मतलब प्राइस कम है, जैसे मैंने 2 वस्तु में हमने सेब खरीद रहे हैं, तो हम इसकी क्या सेब खरीदे, मान लो ये एक्स वस्तु है और इसी में वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये है। तो 3 रुपये में हम खरीदेंगे क्या, नहीं, आम नहीं खरीदेंगे। हम क्या खरीदेंगे, ओनली सेब खरीदेंगे। ठीक है, तो यही इसमें तुम्हारा डिफरेंस बताया गया। आ गया समझ में, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी दूसरी शर्तें क्या होती है, दूसरी शर्तें में क्या बोला गया है कि वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। यदि ऐसा ना हो तो या तो उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु खरीदेगा, ठीक है, खरीदेगा मतलब जो अवास्तविक है, या वह कभी संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। इसमें क्या बोला गया है कि उपभोक्ता, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें लगेगा कि वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम उस वस्तु की खरीद कम कर देंगे। इसमें यही बोला गया है कि अगर वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट रही है, मतलब उसका प्राइस जो पैसा है उसका घट रहा है। यदि ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का खरीद करेगा। नॉर्मल बात है भाई। एक बात बताओ आप मुझे, इसमें तुम्हारा 2 रुपये का सेब मिल रहा था, इसमें कितने का आम मैंगो कितने का मिल रहा था, 3 रुपये का। आम 3 रुपये का मिल रहा था। तो अब आप क्या करोगे, जब तक इसका प्राइस कम नहीं होगा आप खरीद करोगे क्या, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। सबसे पहले आप एक ही वस्तु का उपभोग करते रहोगे। ठीक है, क्यों करते रहोगे, क्योंकि आपकी ये संतुष्टि, आपको ये संतुष्टि प्राप्त कर रही है, आपको ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ नहीं रही है इसकी वजह से, और आपका सारा काम धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु खरीद करेगा जो कि अवास्तविक होगी। अब आप बताओ, आप सिर्फ मैं बोल दूँ चावल खाते रहो और ये रोटी खाने को ना मिले, तो ये वास्तविक है क्या, बिल्कुल नहीं। भाई अगर इंसान पूरे हमेशा चावल ही चावल खाता रहेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा खाने से, तो ये अवास्तविक है। अब चाहे वो चावल थोड़ा खाए, रोटी 2 रोटी खाए, लेकिन खाएगा तो दोनों बराबर ही खाएगा। आप लोग क्या करते हैं, 2 रोटी पे इतना चावल लेंगे और खाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सिर्फ रोटी खाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें चेंज करना होता है ना। तो सेम यही है, वह कभी संतुलन की स्थिति में पहुँचेगा, ठीक है, नहीं पहुँचेगा। अगर ऐसा होता है कि एक ही पर्टिकुलर वस्तु की खरीद करता रहे तो वो संतुलन की स्थिति में पहुँचेगा ही। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, ठीक है, या प्लीज़ मेरे से अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे से नहीं पूछेंगे मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की ऑनलाइन जो क्लासेस दे रही हूँ या आपकी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, मैं इसीलिए इसी पर्पज़ से मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स दे रही हूँ। अगर आप लोगों को देखो हो सकता है कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सीरियल वाइज रहे, कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को लगे कि मैम चैप्टर में आप जो लिख रहे हो कि उसका आगे पीछे सिलेबस है, वो चैप्टर हमारे कुछ आगे पीछे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना मेन टॉपिक्स लिख दिया करूँगी। टॉपिक्स का मतलब आपका कोई भी चैप्टर हो, आपका टॉपिक मिल रहा है, आप उसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं इसको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, क्योंकि कई बार तुम्हारी CBSE में ना पता नहीं क्या क्या बुक्स, कभी चैप्टर ये वाला गायब कर रहे हैं, कभी वो वाला गायब कर रहे हैं, तो इससे ना सिलेबस कुछ पर्टिकुलर रह ही नहीं पा रहा है।
अभी आप लोगों का इसी 2020 में भी तो कुछ सिलेबस में चैप्टर्स जो स्किप कर दिए गए हैं, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है मान लीजिए MUX कितना है 20 है, PX कितना है 4 है, ठीक है। MUX का मतलब है X वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी X वस्तु का, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दी गया है, मान लीजिए MUX 20 है, PX 4 है, MUY 25 है तथा PY 5 है। यदि MUM 5 है तो क्या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है या नहीं। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है आपको, कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, ये वाला जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला अप्लाई करना होता है, इसी पे वैल्यू को पुटअप करना होता है। अब MUX तुम्हारा कितना दिया गया है, यहाँ पे 20 दिया गया है, मैंने रख दिया 20 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा आपका PX तुम्हारा कितना है, इतना है, ठीक है, 4 है। MUY 25 है, अच्छा यहाँ पर 4 है, इक्वल में ये 25 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 है, और तुम्हारा MUM 5 दिया गया है, ठीक है, जो MUM है तुम्हारा 5 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को क्रॉस से इसको करती हूँ, इसको 5 25 25 5 5 जो 25 हो जाएगा, 4 5 जा 20, मतलब इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, असंतुलन की स्थिति। असंतुलन की स्थिति में आई नो आप लोगों को थोड़ी राइटिंग ज़्यादा और लग रही होगी, मैंने थोड़ा कट पीट ज़्यादा कर दिया है मैथ्स में, तो अगर आप लोगों को लगे कि मेरी राइटिंग मैम समझ में नहीं आ रही है आपकी राइटिंग, तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। देखो यहाँ पे उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन, माना MUX 25 है, PX 5 है, MUY 30 है, PY 5 है, क्या उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। अब देखो इसमें तो MUM दिया था, इसमें लेकिन MUM नहीं दिया गया है, इसमें है या नहीं है, तो आपको इसमें भी यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला तो यही रहेगा तुम्हारा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैं यहीं पे कर रही हूँ MUX, जैसे यहाँ पे 25 मैंने किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को मैं करके फिर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आए, इसलिए ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नहीं करती हूँ, मेरे दे ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के। और अब कितना है, MUM 30 है, 30, और PY कितना है तुम्हारा, PY कितना है 5 है, ठीक है। MUM कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया है, MUM कुछ भी नहीं दिया है। अब देखो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पे ये 5 है और ये 6 है, मतलब यहाँ पे इस वस्तु ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये क्या संतुलन की स्थिति में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ संतुलन की स्थिति में नहीं है, ठीक है, ये संतुलन की स्थिति में नहीं है। क्लियर है ये। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये थोड़ा क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। संतुलन और असंतुलन की स्थिति के लिए आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वैल्यू पुटअप करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है,
आगे में आपका है, इसमें आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हारा फॉर्मूला निकालना है, mu निकालना है, तो तुम्हें TUn-1 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा एक हम फंडा अपनाते हैं, फॉर्मूला तो यही है तुम्हारा, लेकिन अगर हमें इजी मेथड से करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, इसमें से ऐसे माइनस करते जाना है। कैसे करते जाना है, इसके लिए हमें एक इजी सा फॉर्मूला लिखना होगा, TU1 माइनस TU0, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस होगा, इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, यहाँ पे 0 है, माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब डैश, खाली कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे है कुछ, इसमें है 0 है ना, तो आप अगर आप लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ। TU1 है, बिल्कुल है, क्या है 0 है, ठीक है। 0 माइनस ये क्या है तुम्हारा, ज़रूरी नहीं है तुम TU लिखो, तुम्हें TU की वैल्यू ही डायरेक्ट लिख दो। 0 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख दो, ओके। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 1, अब ये 2, 8 माइनस 14, तो 8 माइनस क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे तुम इस तरह से क्या करोगे, इसको निकालते रहोगे, मतलब आप इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड करते रहोगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना। आपको जैसे अगर लगे ना कि मैम मुझे लग रहा है नहीं, आपने जो करवाया है इसमें आपको ये फॉर्मूला मुझे प्रॉपर तरीके से बताना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार मुझसे मेरे से पूछ लें, ठीक है। देखो कैसे किया है मैंने, इसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू है, यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले में n है, तो जहाँ पे हमारे कुछ भी नहीं होता वो क्या, वहाँ पे क्या होता है 1, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका 1 है, ओके। NUn माइनस 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 आ जाएगा। अगर मैं इस कंडीशन के साथ बताऊँगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर वही, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लोगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, लेकिन अब बताओ मुझे, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे ना, 0 माइनस 0 तो 0, इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है। जब आप लोगों को आ रहा है, आपको पता है क्या, MUM निकालने के लिए पता है क्या करना होता है, जिसकी इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ से ऐसे ऐसे माइनस करना होता है। सबसे इजी फॉर्मेट है, पता है, इजी है बिल्कुल। इसको इसमें से माइनस कर दो, अब ये TU को माइनस नहीं करने को बोल रही हूँ, इसके ऊपर भी तो कोई होगा भाई, तो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, 0 को 0 से करेंगे तो डैश आ जाएगा, 0 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 14 है, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा पहले वैल्यू लेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना होगा गलत। 8 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। अब 18 माइनस, मतलब इस तरह से आपको माइनस करते जाना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको ऐसे इस तरह से, मतलब आपका फॉर्मेट चलता जाएगा चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 6 आ गया, अब 18 माइनस कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे 18 माइनस 14 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस 18 2 आ जाएगा, 20 20 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्यों, 18 में से 20 माइनस कर रहे हैं, तो 18 में से जब हम माइनस 20 करेंगे तो इसमें से इसमें माइनस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे। तो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, देखो क्या है, मैं आपको छोटे से पेपर में समझा देती हूँ। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो फंडा क्या है, फंडा ये है इसमें कि आप लोगों को जो ये TU1 माइनस TU0
ये जो मैं बता रही हूँ टी की वैल्यू बता रही हूँ। अब देखो इसकी कोई वैल्यू है क्या, है क्या कोई वैल्यू, नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस 0 माइनस 0 हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये 8 है, माइनस में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको इस तरह से लिखना तो बिल्कुल ले सकते हो। एन ये हो गया, 1 ये हो गया ख़त्म। जब वैल्यू दी रहेगी तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, नहीं दी रहेगी तो वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 8 है तो 8 लिख लो पहले माइनस में। अब 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे n है तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लिया। अब 8 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 14 पहले 14 लिख लेंगे, टी यू हमारा कितना है 14 है तो 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मतलब माइनस करते जाएंगे। तो इस अगर आप इजी वे में समझ रहे हैं ना तो याद रखना आपको इस तरह से पहले इधर से माइनस करना, फिर इधर से माइनस करना, इस तरह से। और अगर आप उल्टा माइनस करेंगे, सॉरी ये वाला आपका जो फंडा है ये थोड़ा ऋणात्मक हो जाएगा। अगर 0 में से 8 जाएगा, 8 में से 14 जाएगा तो माइनस में आने लगेगा, ठीक है। तो माइनस में लेके नहीं चलना हमें इस तरह से चलना, ऊपर की तरफ चलना ऐसे, ठीक है। 0 में से यहाँ से 0 माइनस होएगा, 8 में से 0 माइनस होगा, 14 में से 8 माइनस होगा, 18 में से 14 माइनस होगा, 20 में से 18 माइनस होगा, ठीक है। मतलब आपका इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका पता चल गया होगा। आगे आपको MU अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दें, ताकि मैं आप लोगों को और क्लियर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे आई नो आप लोग पहले अगर फॉर्मूले के बेस जो सबसे पता है सबसे अच्छा पता है क्या होता है मैथ्स में, फॉर्मूले के बेस पे जब हमें करना होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। अब तुम्हारा 11th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं है बट इको में है, लेकिन उसमें क्या है फॉर्मूले के बेस पे, इसलिए और इंटरेस्टिंग लगती है हमें इको। समझ में आया? तो उसमें क्या फॉर्मूले के बेस पे ही पुटअप करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसलिए, ठीक है। आगे देखो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें मैंने बताया था कि हमारा 3rd चैप्टर। देखो मैं क्या कर रही हूँ कि आप लोगों को ना जैसे 1st चैप्टर करवाया, 2nd चैप्टर करवाया तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में दे दिए, ताकि आप लोग टॉपिक्स मैंने पहले ही बोला है कि मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ आपको, चैप्टर वाइज सिर्फ एक तरह से आपको, ताकि पता हो कि मेरा ये चैप्टर हो गया। सिर्फ मैंने नाम दे दिया और मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। और जितने ऐसा नहीं होगा कि आपके एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं मैंने ना करवाया हो, सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, बस आपको समझ में आने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कर लो। अगर आपने ये जो जितने भी मैं वीडियोज़ में आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ ना, अगर आपके एग्ज़ाम्स में ना आए तो आप मुझे कहना कि मैम आपने करवाया कुछ भी नहीं आया। 200% है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में यही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा से यही आते रहते हैं, ठीक है। और कुछ आप बच्चे होते हैं जो कि इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ लिखवाए हुए हैं, मैंने आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैंने ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी लिखवाए हुए हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सारी चीज़ें करवाई हुई है। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे इसको चाहिए तो आप पीछे के नोट्स में जाके ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। हाँ सीमांत उपयोगिता का नियम बताओ। अब भाई नॉर्मल बात है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। हाँ सीमांत उपयोगिता क्या होती है बता देना, सिंपल। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता संबंध, डायग्राम विथ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ याद रखना, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जो पैराग्राफ लिखते हो उसके नंबर तो मिलते हैं, साथ ही आप लोगों को डायग्राम्स के नंबर भी मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप लोगों को डायग्राम नहीं बना के आते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर कम होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे कि आप लोग डायग्राम पे पूरा फोकस करें, ठीक है। डायग्राम भी बना के आए, प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें, ठीक है।
उसके बाद एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन दो वस्तु की स्थिति में बहुत कम आता है, लेकिन एक वस्तु की स्थिति में कई बार आ चुका है। तो इसलिए मैंने एक वस्तु की स्थिति में, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से भी देखेंगे तो ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आए हैं आपके। एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में आपके वो फॉर्मूले आ जाते हैं जो कि मैंने अभी आपको ये करवाए हुए हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमने करवा दिए हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को लगे दो वस्तु की स्थिति से कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में। आगे, उपयोगिता की अवधारणा की सहायता से दो वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन की शर्तों की व्याख्या करो। शर्तों की व्याख्या अभी मैंने आप लोगों को करवाई है ना। उपभोक्ता संतुलन की अब ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या उपयोगिता की अवधारणा की सहायता से। अब आप लोगों को आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा करवाना है। अभी मुझे तो समझ में ही नहीं आया मैम ने कौन सा बोल दिया। मतलब आपका उपयोगिता संतुलन, ठीक है, उपयोगिता की अवधारणा से, उपयोगिता की अवधारणा से आपको करवाना है, तो आप इस पर ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने सॉल्व, मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को दे दिए हैं। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को इसमें से कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार मेरे से कंसेप्ट क्लियर कर लें, या बोल देना आप लोग वीडियो मैम इसकी बना के दे दूँ, मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, उसके मेन टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू, बाय।